तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद ए2 पर। आज हम आपके सामने 4 मार्च 2025 साइंस के पेपर के लिए आज इस क्लास में आपको केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इस क्लास में लगभग मैं 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यहाँ पर लिख रखा है 60 प्लस PYQ क्वेश्चन, यानी कि 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि कम से कम आपको आज की क्लास, मैं कहता हूँ आपसे वादा करता हूँ कि आज की क्लास कम से कम आपको 10 नंबर देकर जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जो कि MCQ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की कंडीशन में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत से और कैसे कैसे हमारा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, सारी बातें इस क्लास में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। देखो, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें से 4 से 5 यानी कि 7 8 मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो साथ ही चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें से 8-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार तथा लवण, उसमें से भी 8 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु, उसमें से 30 से 20 से 25 या 30 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में कराएंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास कार्बन और उसके यौगिक, उसमें से कम आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इस प्रकार आपके 60 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। इस क्लास को आप कंटिन्यू देखो। क्लास को देखने के बाद केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल फ्री हो जाओ, और 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका 2 नंबर का 1 नंबर का रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है, सारी बातें मैं इस क्लास के अंदर कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी सारी। तो सारी बातें शुरुआत करते हैं। देखो, बिल्कुल जीरो लेवल से। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1 का नाम है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के संपर्क में आने पर क्रिया करके बनते हैं। तो अमोनिया का फार्मूला जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है NH3। क्या होता है? NH3। ये अभिक्रिया किससे कर रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl। ये संपर्क में आने से कि जो रिएक्ट होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे दोस्त, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। तो कह रहा है कि साथ में बनेगा क्या? देखो, ये बनेगा हमारे पास, इसका नाम हो जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, और इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, निम्न में से किसका वियोजित रूप है? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पर लिख रखा है फेरिक ऑक्साइड, निम्न में से किसका वियोजन रूप है? यानी कि यहाँ पर देखो, फेरस सल्फेट का है, फेरिक क्लोराइड का है, फेरिक ऑक्साइड का, या हेमाटाइट का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। साथ में देखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ लिख रखा है फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2 और O3। किसका अपघटन करने पर, यानी कि उसको तोड़ने पर। ठीक है, अपघटन की बात करेंगे, यानी कि इसको क्या करने पर? वियोजन करने पर। वियोजन माना होता है इसको तोड़ना, वियोजन माना होता है इसका तोड़ना। तो हम रिएक्शन करेंगे फेरिक सल्फेट से, FeSO4 से हम रिएक्शन करके दिखाएंगे। देखो, फेरिक क्लोराइड, अगर फेरिक क्लोराइड के फार्मूले की बात करते हो तो बनेगा FeCl3, और फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होगा FeO, और हेमाटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। आप इन तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आप ये बात देखो कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर देखो, यानी कि ऑब्जेक्टिव के अंदर कहीं भी सल्फर नहीं है, कहीं भी सल्फर नहीं है। तो इसलिए हमें सल्फर को लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा? हमें फेरस सल्फेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट देखो, फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। इसको जब हम वियोजन करेंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन की जहां बात करेंगे 200 गुणा, देखो 2 Fe इधर है, तो हम 200 गुणा यहाँ मार देंगे। सल्फर कितने हो गए? देखो, सल्फर हो गए 2, तो एक सल्फर यहाँ पर है, एक सल्फर यहाँ पर, 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 दूनी 8, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 5, और 3 यहाँ पर कितने हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार से एक बात मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा, 110% 2 से 4, यानी कि 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ 200 गुणा मारी, यहाँ से 100 गुणा मारी, ये सारी बातें आप सीखते रहो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन की अगर देखो हम बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना उदाहरण है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? तो फार्मूला होता है CO। की अभिक्रिया किससे करेंगे? देखो,
क्लोरीन से। किससे करेंगे? क्लोरीन से, यानी कि Cl2 से अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बनेगा? कार्बोनिल क्लोराइड। जब ये कार्बोनिल क्लोराइड बना है तो आप ये बताओ सब भैया, ये बताओ कि जब कार्बोनिल क्लोराइड बना है तो कितने अभिकारक हैं? 2 अभिकारक हैं। कितने उत्पाद बने? 1 उत्पाद बने। जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाने के बाद केवल एकल उत्पाद बनता हो तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखो, तो यह अभिक्रिया, इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है वो कौन सा सही है? दूसरा सही है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को मिलाने के बाद केवल एकल उत्पाद बनता हो तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 अभिकारक हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है क्लोरीन। क्या बना? कार्बोनिल क्लोराइड बना। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर में फेरस सल्फेट बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। ये अभिक्रिया जब किससे करते हैं? जब करते हैं लोहे से। लोहे का फार्मूला होता है Fe। करते हैं तो कॉपर यानी कि Cu और प्लस क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनता है। क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? तो हम बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किससे बोलते हैं? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील के तत्वों को उसके विलयन से क्या करता है? उसको विस्थापित कर देता है, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। तो कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इसे बोलेंगे विस्थापित अभिक्रिया, यानी कि प्रतिस्थापित अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? एक रासायनिक सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आता है। ये लेड नाइट्रेट का सूत्र कम से कम 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? देखो, लेड की बात करेंगे तो Pb, इसके ऊपर वैलेंसी होती है 2, और नाइट्रेट की बात करेंगे तो माइनस का 1 वैलेंसी होती है। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। तो ये वाला भी सही नहीं है, ये सही हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। किस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन जुड़ना कहलाता है? देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं अपन। तो ऑक्सीकरण अपचयन चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड में आती है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हम बोलेंगे ये कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो बच्चे पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। जब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो इसमें बनता है CaO और साथ में बनता है, क्या बनता है? देखो सही से लिखते हैं। देखो, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaO और साथ में बनता है CO2। क्या बनता है? CO2। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? जब एक अभिकारक टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता हो तो उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ए तथा बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ए ही बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 7 का सी सही हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों को आयनों के परस्पर बदलने से नए यौगिक बनते हैं, अभिक्रिया कहलाती है। जब 2 अभिकारक जो कि आयन अवस्था में होते हैं, जब उनसे रिएक्शन होती है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखो, पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया, ऐसा मानो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया BaSO4 मान लो। क्या मान लिया मैंने? BaSO4। चलो, बैरियम सल्फेट की अभिक्रिया हम करा रहे हैं NaCl से करा दो। किससे करा दो? NaCl से करा दो। तो देखो, Ba पे वैलेंसी प्लस की 2 आती है और सल्फेट पे वैलेंसी कितनी होती है? माइनस की 2 होती है। सोडियम पे Na पे वैलेंसी होती है प्लस की 1 और क्लोरीन पे होती है माइनस की 1। इसके आयन पकड़ेंगे, इसके आयन इसको पकड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? BaCl2। ठीक है, 2 अवेश इसके पास से लेंगे, BaCl2, और सोडियम पकड़ेगा इसको, देखो तो क्या बनाएगा? देखो, Na2 और SO4। ठीक है, क्लोरीन 2, Ba1 है इसमें, इधर भी Ba1 है, SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है। Na कितना है? 1, जबकि इधर Na कितना है? 2 है। तो हम गुणा कितने से मार देंगे? 2 से गुणा मार देंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो आयनों की अदला बदली से जो कंपाउंड बनता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, उभय वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? उभय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
चैप्टर नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं, अमल, छात्र तथा लवण। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ ओनली वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। तो हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है वही मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? अमल, छात्र तथा लवण। एक पदार्थ के जलीय विलयन में प्रोटॉन यानी कि H+ देने की प्रगति है, वह पदार्थ कौन सा होगा? तो अमल जो होते हैं, देखो वह पदार्थ कौन सा होगा? तो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि प्रोटॉन को त्यागते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अमल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अमल बोलते हैं। अमल की अगर बात करेंगे, सल्फ्यूरिक अमल है। देखो ये क्या है? सल्फ्यूरिक अमल। सल्फ्यूरिक अमल को अगर हम सल्फ्यूरिक अमल को अगर जलीय विलयन के अंदर अगर वियोजित करेंगे तो ये बनेगा H+ और यह बनेगा SO4- के 2 नेगेटिव। तो कितने अमल आए हैं इसके अंदर? इसके अंदर अमल आए हैं बच्चे 2। तो जिसको हम बोलेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन देने की प्रगति, प्रोटॉन देने की प्रगति, प्रोटॉन देने की प्रगति जो है वो कौन कौन करता है? वो अमल करता है। तो वह पदार्थ कौन सा होगा? तो बोलेंगे अमल होगा। कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडे का सूत्र तो देखो ये है सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? देखो ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही हम बोलेंगे कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे? कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा। इसी प्रकार ये देखो, इसे बोलेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसको सोडियम सल्फेट और इसको सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? धावन सोडा जो होता है सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इंटू 10H2O। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है, देखो यहाँ पर जो लिख रखा है, पहले देखो हम इसको इरेजर करते हैं। देखो यहाँ पर जो लिख रखा है, देखो ये है Na2SO4, और यहाँ पर जो लिख रखा है वो लिख रखा है NaOH। जबकि यहाँ पर जो लिख रखा है ये लिख रखा है Na2CO3 इंटू 10H2O, और साथ में लास्ट में जो लिख रखा है वो लिख रखा है CaCO3। तो धावन सोडे का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। सफेदी करने में कौन सा रसायन का उपयोग होता है? सफेदी करने में कौन सा रसायन का उपयोग होता है? तो हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इसकी बात करेंगे। ये जो है हमारे पास ये क्या है? ये है Na2CO3, साथ में ये यहाँ पर क्या है बताओ? ये NaOH है, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो CaCl2 है, जबकि इसकी बात करेंगे तो CaO होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको हम निर्जल चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्जल, निर्जल बूझा चूना बोलते हैं, बूझा चूना बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। और एक होता है कैल्शियम, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, और ये होता है चूना। क्या होता है? ये चूना। और इसका ही उपयोग होता है सफेदी करने में, सफेदी करने में होता है, सही करने पर। तो सफेदी करने में कौन से रसायन का उपयोग होता है? तो हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से करेंगे। जब दो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करेंगे? Zn सोलिड से करेंगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट, ZnNO2 और ZnO2। साथ में यहाँ क्या बनेगा? साथ में बनेगा देखो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। आप देखो खुद समझो, देखो आप देखो इसको, देखो खुद समझो। यहाँ पे जो लिख रखा है बच्चे, यहाँ पे जो लिख रखा है देखो, सोडियम भी है इधर, ऑक्सीजन भी लिख रखा है, Zn भी है, लेकिन इधर की साइड में हाइड्रोजन गैस नहीं है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो इधर कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये कह रहा है कि आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, या आपको नाइट्रोजन गैस बनेगी, या आपकी ऑक्सीजन गैस बनेगी, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि उदासीनीकरण क्रिया है जिसमें, उदासीनीकरण क्रिया है जिसमें देखो, अगर मैं अमल की अभिक्रिया, अमल की अभिक्रिया अगर मैं क्षार से कराऊंगा, किससे कराऊंगा? क्षार से, तो क्या बनता है? लवण बनता है, साथ में क्या बनता है? जल बनता है, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको हम उदासीनीकरण क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
अम्ल की बात करेंगे तो देखो HCl की अभिक्रिया क्षार से करेंगे तो NaOH ले लो, और एग्जाम्पल के तौर पर बात देखो आगे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो जब उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जब अम्ल बनता है, क्षार बनता है, लवण बनता है, लवण में जल बनता है, तो क्या बनता है, लवण में जल बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें लवण में जल बनता है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसमें लवण में जल बनता है। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, एक पीएच मान से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 110% पूछेगा। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जब 0 से लेकर किसी भी स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के अंक रख दिए जाए तो उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। और अगर 0 से लेकर 7 तक मान है, 0 से 7 तक मान है, तो विलयन कैसा होता है, तो विलयन होता है अम्लीय विलयन। कैसा विलयन होता है बच्चे, अम्लीय विलयन। और अगर मान 7 है, अगर मान 7 है तो विलयन कैसा होता है, उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन होता है। अगर मान 7 से लेकर 14 तक है तो विलयन होता है क्षारीय विलयन। क्या विलयन होता है, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन और क्षारीय विलयन। और हम जो किसी भी, अगर हम जो खाने योग्य अगर पदार्थ की बात करेंगे तो हम उदासीन फॉर्म में यूज करते हैं। और पानी को हम पीते हैं, पानी को हम पीते हैं तो पानी क्या है, शुद्ध है, शुद्ध है तो हम बोलेंगे उदासीन है। पानी क्या है, एक उदासीन है। तो पानी अगर उदासीन है तो पानी का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा बच्चे, 7 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है, वो दे रखी है 10 की पावर, देखो यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 10 होता है, 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 10 मोल बटे लीटर दे रखी है, मोल बटे लीटर दे रखी है। पीएच का मान ज्ञात करो, पीएच का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना। तो पीएच बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त, माइनस के log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो पीएच का मान जब हम निकालेंगे तो माइनस का log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दे रखा है 10 की पावर माइनस के 10, 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है। log की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो घात कायम आ जाती है, शुरू में आ जाती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है पहले से ही, घात भी कायम आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा log बेस 10, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और log 10 का मान जो होता है वो होता है 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान होता है 1। तो पीएच का मान आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन है अध्ययन 3, यानी कि धातु तथा अधातु, मेटल और नॉन मेटल। धातु तथा अधातु से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड में बनते ही बनते हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न, धातु वे होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर। देखो धातु मानो, धातु जैसे सोडियम धातु है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2,8,1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, देखो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, देखो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, डोनेट कर देगी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2,8। तो धातु वह होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी सही हो जाएगा। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो अगर किसी भी धातु को खींचकर पतले तार अगर बनाएंगे तो उसे बोलेंगे हम तन्यता। उसी धातु को अगर हम पीट कर चादर बना देंगे, क्या बना देंगे, चादर, तो उसे बोलेंगे अगाध बंधनीयता। और अगर ध्वनि, अगर उसको हम उसको धातु को पीटेंगे, उसमें से अगर आवाज आएगी तो उसे बोलेंगे ध्वनिता। और अगर उसमें करंट का फ्लो होगा, करंट अगर उसमें फ्लो होगा, करंट चलेगा, तो उसको बोलेंगे चालकता। तो किसी धातु को पीटकर पतले तार, किसी धातु को खींचकर पतले तार बनाए जाने का गुण क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे बच्चे ये कहलाता है तन्यता। क्या कहलाता है, तन्यता, ठीक है। और चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है, अगाध बंधनीयता। और चादर को पीटने पर, यानी कि धातु को पीटने पर आवाज आना है, वो क्या कहलाता है, ध्वनिता। और अगर उसमें करंट फ्लो हो जाए तो उससे बोलेंगे हम चालकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट का पहला, बॉक्साइट का अयस्क से क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक क्वेश्चन अयस्क से बनकर आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अयस्क की बात करेंगे तो बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है, इंटू 2H2O। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, क्या एल्युमिनियम का, जिंक का, Fe का या कॉपर का। तो देखो बॉक्साइट के अंदर एल्युमिनियम है, इसलिए किसका अयस्क हो जाएगा, ये एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट यानी कि CuFeS2 किस धातु का अयस्क है। तो कॉपर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो किसका अयस्क होगा, कॉपर का अयस्क होगा, ठीक है। इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। कॉपर पायराइट
बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 2H2O होता है। इसमें एल्युमिनियम तो किसका एक्स होगा, ये एल्युमिनियम का एक्स होगा। कॉपर पायराइट, अगर कॉपर है तो इसमें क्या होगा बताओ, सी लिख दो आप, यानी कॉपर पायराइट किसका एक्स होता है, कॉपर का एक्स होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, निम्न में से कौन सी धातु चमकीली होती है, सभी अधातुएं चमकीली नहीं होती, देखिए कौन सी ऐसी अधातु जो कि चमकीली होती है, तो हम बोलेंगे बच्चे वो है आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक आयोडीन एक चमकीली धातु है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर की दिखाई देती है आपको, तो आयोडीन क्या है, एक चमकीली धातु है, ठीक है। कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करने पर सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं, देखो कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो कॉपर पायराइट के फार्मूला की बात करेंगे, अभी देखो पीछे लिखा था, कॉपर पायराइट का फार्मूला क्या होता है, CuFeS2 होता है, क्या होता है, CuFeS2 होता है। तो CuFeS2 को अगर हम वायु में क्या करेंगे, इसको दहन करेंगे, तो ये क्रिया कहलाएगी हमारे पास भर्जन क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाएगी, भर्जन क्रिया। भर्जन क्रिया क्या होती है, जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें से सल्फर दूर करना, उस अयस्क में से सल्फर को दूर करना क्या कहलाता है, भर्जन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ बनेगा Cu2S, साथ में बनेगा Fe2S और साथ में बनेगा हमारे पास SO2। रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो Cu कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो हम यहाँ 200 गुणा मार देंगे। Fe कितने, इधर 1 है, इधर Fe कितना है, 2 है, तो यहाँ भी हम कितने से गुणा मार देंगे, यहाँ भी हम 200 गुणा मार देंगे, ठीक है। बाकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब Cu2 जो S बना है वो भी रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से क्या बाहर करना है हमें, Cu2O, और हमें बाहर क्या करना है, SO2, यानी कि सल्फर हमें बाहर करना है। हर किसी कंडीशन में हमें क्या बाहर करना होगा, हमें सल्फर बाहर करना होगा, ठीक है, हर किसी कंडीशन में सल्फर बाहर करना होगा। तो Cu2S की रिएक्शन किससे करेंगे, O2 से करेंगे, Cu2O बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। Cu कितने हैं, 2 हैं, इधर Cu कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 1 और 2 3 हो गए, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो हम 200 गुणा देखो यहाँ मारते हैं। तो कॉपर कितने हो गए, कॉपर 4 हो गए, तो इधर भी 200 गुणा मारेंगे, देखो यहाँ भी कॉपर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। सल्फर कितने हो गए, सल्फर हो गए 2, तो यहाँ भी हम 200 गुणा मारेंगे, सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए। कॉपर 4 हो गए, यहाँ भी कॉपर 4 है, सल्फर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी सल्फर कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, तो हम यहाँ गुणा मार देंगे 3 से। कितने से गुणा मारेंगे, देखो यहाँ गुणा मारेंगे हम 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार जब ये कॉपर सल्फेट बना तो कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन किससे करी थी, ऑक्सीजन से। इसी प्रकार आयरन सल्फेट भी रिएक्शन किससे करेगा, ये भी रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो आयरन सल्फेट की रिएक्शन किससे करेंगे बच्चे, हम करेंगे ऑक्सीजन से, तो ये बनेगा FeO और साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर को बाहर करना है। भर्जन की क्रिया के अंदर किससे बाहर करते हैं, सल्फर को बाहर करते हैं। तो देखो Fe के यहाँ भी है कि Fe के इसी प्रकार इसी प्रकार सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितने, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। हम 200 गुणा यहाँ मारेंगे, तो 200 गुणा हम यहाँ मार देंगे, ठीक है। Fe कितने, 2, Fe यहाँ भी 2 हो गए। सल्फर कितने यहाँ पर, सल्फर इधर कितने, देखो सल्फर कितने इधर 2 है, यहाँ पर सल्फर कितना 1 है, 200 गुणा यहाँ मार देंगे। तो ऑक्सीजन की बात करें 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ गुणा मार देंगे हम 3 से, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉपर पायराइट से वायु के साथ गर्म करने पर सल्फर को बाहर करना, सल्फर को बाहर करना क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे भर्जन क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, भर्जन क्रिया कहलाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है मृदा धातु है, मृदा धातु है। तो देखो मृदा धातु की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बना रखी है, मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बना रखी है, पहले से ही स्लाइड बना रखी है। देखो पहले तो हम इस स्लाइड की बात करेंगे। देखो यह है एक अवध सारणी, और अवध सारणी को 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु तथा उपधातु। अवध सारणी को 3, अवध सारणी के अंदर 3 प्रकार के तत्व होते हैं, धातु, अधातु तथा उपधातु। अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर हम देखो मार्कर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ, अगर हम यहाँ से अगर हम इससे इसकी बात करेंगे, देखो ये जितना भी है, अगर हम इस सब की बात करें, इधर की जितने भी इधर रह गया, ये सब जो होती है, ये होती है धातु। क्या होती है, ये धातु। जबकि अगर हम इधर से बात करेंगे, देखो इधर अगर हम बात करेंगे तो ये होती है अधातु। क्या होती है, अधातु। और बीच की जो होंगी ये हो जाएंगी उपधातु। क्या हो जाएंगे, देखो
ये उपधातु हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को आप याद रखो, 2-3 क्वेश्चन इससे बनेंगे अब सारणी से। इधर की जितनी भी होती है वो होती है धातु। ये जो लगभग 7-8 जो है, ये 1 2 3 4 4 5 6 7 7 क्या है उपधातु है, बाकी इधर क्या है धातु है। तो उपधातु की बात करेंगे तो बोरॉन, बोरॉन, और यहाँ पे लिखा सिलिकॉन, यहाँ पे गैल्वेनियम, यहाँ पे आर्सेनिक, और यहाँ पर एंटीमनी, और यहाँ पर पोलोनियम, और यहाँ पर टेलोनियम, ये सब कुछ लिखा रखा देखो यहाँ पर। ये क्या है, ये अधातु है, जबकि ये क्या है, ये जो है उपधातु है, ये अधातु है, जबकि ये क्या है धातु है। ठीक है, तो शुरुआत कर देखो, एक स्लाइड और बना रखी है हमने, यहाँ पर लिख रखा है मिश्र धातु। वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है ये, वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से एक नए क्वेश्चन 110% आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की अगर बात करेंगे, बोर्ड एग्जाम से अलग भी अगर हम बात करें, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मिश्र धातु से। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है पीतल, पीतल के अंदर कॉपर 70% होता है, और जिंक कितना परसेंट होता है, 30% होता है। इसी प्रकार कांसा, कॉपर होता है 88% और एसएन होता है 12%। इसी प्रकार सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देखो, सारे एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मृदा धातु, क्वेश्चन ने बोला है कि मृदा धातु के अंदर क्या क्या होता है। हम बोलेंगे कॉपर भी होता है, एसएन भी होता है, और पीटी भी होता है। क्या होता है, पीटी भी होता है। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो वापिस यहाँ पर आगे देखो, तो मृदा धातु के अंदर होता है देखो जेटन, सिल्वर, एमजी, और साथ में क्या होता है बताओ, ये होता है कॉपर होता है। एंटीमनी है, यही बताया था मैंने, एंटीमनी जो है, एंटीमनी वो क्या है उपधातु है। क्या बताया था मैंने अभी, एंटीमनी क्या है, एक उपधातु। अभी मैंने बताया था आपको धातु ये है, अधातु उधर की साइड में, और बीच में क्या है उपधातु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अम्लगन होते हैं, अम्लगम होते हैं। अम्लगम सोडियम को, अगर सोडियम की रिएक्शन में अगर मरकरी से कर देंगे, सोडियम रिएक्शन कैसे कर देंगे, मरकरी से कर देंगे, तो बन जाएगा सोडियम मरकरी, यानी इसको हम बोलेंगे हम अम्लगम। और अम्लगन जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं बच्चे मिश्र धातु होते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालेगी, हाइड्रोजन गैस को निकालेगी। क्या आयरन जल में से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी, क्या कॉपर जल में से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी, क्या सोडियम जल में से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी, या कार्बन जल में से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी। तो मैंने आपको धातु तथा अधातु में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक का नाम था सक्रियता श्रेणी। क्या नाम था, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातु, धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे रखी धातु है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो देखो यहाँ पर लिख रखा बच्चे, तो ये जो होता है आयरन जो है, ये हाइड्रोजन से नीचे, ये विस्थापित नहीं करेगा, कॉपर भी विस्थापित नहीं करेगा, कार्बन भी विस्थापित नहीं करेगा। तो क्या बना, क्या विस्थापित करेगा, सोडियम विस्थापित करेगा। तो NaOH, तो साथ में बनेगा H2, क्या गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी। तो निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालती है, तो हम बोलेंगे सोडियम निकालती है। क्या निकालती है, सोडियम निकालती है। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फफूंदीदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशतता होती है। फफूंदीदार जो कॉपर बनता है बाध्य भट्टी, प्रबंध भट्टी के द्वारा, जो फफूंदीदार कॉपर बनता है उसमें कॉपर की कितनी परसेंट मात्रा, कॉपर की कितनी परसेंट मात्रा बिल्कुल शुद्ध होती है, तो हम बोलेंगे बच्चे 98%। ताम्र ग्लास का ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखो यह है Cu2S होता है, और Cu2O दूसरा का लिखते हैं, देखो इसको Cu2S, और यहाँ लिख रखा है Cu2O, यहाँ लिख रखा है CuFeS2, और यहाँ लिख रखा है CaCO3। ये तीनों ही कॉपर के अयस्क हैं, ये तीनों ही कॉपर के अयस्क हैं। और इसमें ताम्र ग्लास की अगर बात करेंगे तो फार्मूला होता है Cu2S। ठीक है, Cu2S, जबकि ये कॉपर पायराइट है और ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी। अभी मैंने बताया था, देखो ये तीनों धातु जो होती है ये हाइड्रोजन से नीचे रखी होती है, इसलिए मैग्नीशियम धातु अम्ल में से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करो, सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे, एक अम्ल कौन सा भी ले लो, मैंने अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तो ये बनेगा MgSO4, और साथ में कौन सी गैस विस्थापित हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। जबकि कॉपर, प्लेटिनियम और मरकरी ये हाइड्रोजन से नीचे है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अंदर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये विस्थापित नहीं करेगी। हाइड्रोजन से ऊपर रखे तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, जो नीचे रखे तत्व वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं, तो इसलिए कौन से ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा हमारे पास, ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है,
जर्मन सिल्वर के अंदर कौन सी धातु होती है जर्मन सिल्वर के अंदर? तो मैंने देखो अभी आपको बताया था जर्मन सिल्वर के अंदर कौन सी धातु होती है। तो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाया था, स्लाइड से क्वेश्चन जरूर बन के आएगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बच्चे स्लाइड को देखो, स्लाइड को देखो। जर्मन सिल्वर के अंदर कौन सी धातु होती है, यह है देखो स्लाइड। जर्मन सिल्वर के अंदर, जर्मन सिल्वर के अंदर जो धातु होती है, ठीक है, वो होती है कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर, जिंक और निकिल होता है। तो क्वेश्चन देखो, हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पर। जस्ता पीछे है, हाँ ठीक है। जर्मन सिल्वर के अंदर कौन सी धातु होती है? तो कॉपर नहीं होती, यहाँ पे लिख रखा है नहीं होती। कौन सी धातु नहीं होती, तो हम बोलेंगे सिल्वर नहीं होती, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। इनमें से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? तो हम लिखेंगे सोडियम धातु, ये पढ़ाया मैंने। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकालता है? जस्ते का फार्मूला होता है Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। कि जली विलयन में से क्या निकालेगा, देखो है बनेगा ZnCl2, और कौन सी गैस निकलेगी बाहर को? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सॉरी। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। एघार्ध वरीयता प्रदर्शित करता है। धातु जो होती है, धातु एघार्ध वरीयता, तन्यता, चालकता और ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे पढ़ाया आपको। तो एघार्ध वरीयता प्रदर्शित करता है, तो हम बोलेंगे तांबा। तांबा क्या है, यानी कॉपर क्या है? कॉपर क्या है? एक धातु है। कॉपर क्या है? धातु। और धातु में क्या आते हैं? आयन आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है। परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है, देखो भर्जन क्रिया के अंदर भी, भर्जन क्रिया में भी परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है, और प्रगलन क्रिया के अंदर भी परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, मृदा मिश्र धातु है। मृदा मिश्र धातु है, देखो इस स्लाइड पे चलेंगे हम। देखो स्लाइड पे जाकर देखते हैं मृदा, हाँ 20 नंबर पे है मृदा। देखो यहाँ लिख रखा है मृदा। मृदा उपधातु है, कॉपर भी है, मैंने बताया था आपको, कॉपर भी है, एसएन भी है और पीटी भी है। कॉपर भी है, एसएन भी है और देखो पीटी भी है। तो हम देखेंगे जाके इस क्वेश्चन को अभी, ठीक है। तो देखो कॉपर भी है, एसएन भी है और पीटी भी है, साथ में क्या है बताओ? पीटी भी है। देखो पीटी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास, फट से ही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन कहलाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर, काय में घोलने पर? जल में घोलने पर बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनाता है? ये बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसलिए इसका अम्लीय विलयन क्या कहलाएगा? अम्लीयता। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? अम्लीयता होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीयता होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उप अधातु होती है, अधातु में होती है, अधातु में होती है जो बाह्य कोश से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण करती है। जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन करती है, ग्रहण करती है, अर्थात अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाती है। क्या दिखाती है? नेगेटिव चार्ज दिखाती है। तो अधातु क्या होती है? अधातु जो होती है वो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। अयस्क के साथ अशुद्धियों पदार्थों को क्या कहलाते हैं? अयस्क के साथ अशुद्धियां गैंग और अशुद्धियां मिली होती है, जिसको हम गैंग या अशुद्धियां या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे गैंग बोलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मृदा भूप्रपटी में कौन सी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो हम बोलेंगे एल्युमिनियम, ठीक है। कौन सी धातु है? एल्युमिनियम धातु है। मृदा भूप्रपटी में कौन सी अधातु अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जहां पर हम खड़े हैं सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 19 है। एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है। ए प्लस आयन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ए प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखो एक तत्व मैंने मान लिया ये तत्व ए है, और ए पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 19 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोलेंगे 2,8, 2,8, 8,1, 8,1, यानी कि 2,8,8,1, 18,2,2,2, 18 19 हो गए, ठीक है। लेकिन ए प्लस पर कह रहा है, ए प्लस पर, तो ए प्लस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि धनायन ये अपनी भारी कोश से एक इलेक्ट्रॉन कर देगा, त्याग देगा, तो बोलेंगे 2,8,8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? हमें मिलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तदु बी का परमाणु क्रमांक कितना? 16 है। तदु बी का परमाणु क्रमांक कितना है? देखो 16 है। 2,8,6, ठीक है। बी माइनस, बी माइनस, माइनस माने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो 2,8, कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पर 18, 19, 20, 21 लिख रखा है, तो यहाँ पर -2 होता है। यहाँ पर कितना होता है? -2। अगर तुम -2 करोगे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे -2 होना चाहिए था, ठीक है, -2 होना चाहिए था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे। सोडियम अम्लगन और सोडियम और मरकरी, सोडियम और मरकरी, यानी कि मैंने आपको बताया था सोडियम और मरकरी का जो मिश्रण कहलाता है वो कहलाता है सोडियम अम्लगम। क्या कहलाता है? अम्लगम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन कौन सा भरा जाएगा? मरकरी भरा जाएगा, ठीक है। क्या भरा जाएगा? मरकरी भरा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निस्तापन प्रक्रिया वो होती है, निस्तापन वह प्रक्रिया होती है जो कि वायु की अनुपस्थिति में होती है। किसमें? वायु की उपस्थिति में जो होगी वह प्रक्रिया होती है भर्जन, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में जो रिएक्शन होगी वो होगी वह क्रिया कहलाती है निस्तापन क्रिया। क्या कहलाती है? निस्तापन क्रिया। तो निस्तापन प्रक्रिया वह होती है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, देखो। मिश्र धातु कांसे में होता है? मैंने ये पढ़ाया था आपको। मिश्र धातु कांसे में क्या होता है? तो हम बोलेंगे एसएन होता है, और साथ में क्या होता है? कॉपर होता है। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था मैंने। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे Al2O3 इंटू 2H2O। ये क्लोराइड अयस्क है, मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। ये क्लोराइड अयस्क है। अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन पे आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक जो है AS है, और आर्सेनिक जो है वो क्या है? एक उपधातु है। इनमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? उस धातु का नाम है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर, जहां पर हम खड़े हैं, इस जगह हम मरकरी को लेकर आवे, तो मरकरी कौन सी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो निम्न से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? तो हम बोलेंगे मरकरी नहीं होती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया है, यही मैंने आपको बता दिया, देखो। चैप्टर नंबर 4, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके यौगिक इंपोर्टेंट है, कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है। 60+ क्वेश्चन मैंने आपको वादा कराया है, 60+ क्वेश्चन देखो मैं कर दूंगा आपके। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे दोस्त? 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो पहले कोष में 2,4, भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चे? 4 हो जाएगी। इनमें से कौन सा कार्बन का कौन सा अपरूपक विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक जिसके अंदर करंट क्या होता है? चालक होता है, यानी कि सुचालक बोले तो हम जिसको हम बोलेंगे चालक। क्या बोलेंगे? चालक, जिसमें करंट का चालक होता है। हीरे के अंदर नहीं हो सकता है, कोयले के अंदर भी करंट का चालक नहीं होता, लकड़ी का कोयला, इसके अंदर भी करंट का चालक नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का वह अपरूप है जिसके अंदर करंट क्या होता है? फ्लो होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखो। इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से होते हैं? असंतृप्त जो होते हैं, देखो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे हम संतृप्त। क्या बोलेंगे? संतृप्त। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं हम असंतृप्त। उसे क्या बोलते हैं? देखो, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये बनेगा, देखो, ऐसा कि CH4, और यहाँ भी CH4 की अगर बात करेंगे तो H बनेगा। इसमें तो कार्बन एक ही है और सब में सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, जबकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं? यहाँ पर कार्बन 2 है, और हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ दे दिए और 2 हाइड्रोजन हम यहाँ दे देंगे, और बीच में कौन सा बॉन्ड लगा? डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह है? और एल्कोहलिक समूह की बात करेंगे तो कार्बन के साथ OH होगा। कार्बन के साथ अगर OH है तो वो एल्कोहलिक समूह है। देखो, जल की बात करेंगे तो ये नहीं हो नहीं सकता, जबकि कार्बन के साथ O है डबल बॉन्ड के साथ, और इधर क्या है? H है, तो ये भी नहीं सकता। यहाँ पे देखो, कार्बन के साथ, देखो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, यहाँ भी 3 H है, देखो, यहाँ भी 3 H है, जबकि यहाँ पर कितने H है? यहाँ पर 2 H है, और यहाँ पर क्या है? OH। तो कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप लगवा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एल्कोहलिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक समूह। जबकि यहाँ पर कार्बन के साथ OH समूह भी है लेकिन डबल बॉन्ड भी है, तो ये
कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, और जबकि ये क्या है, ये एल्कोहलिक समूह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का सूत्र होता है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मतलब होता है, सूत्र होता है जिसके अंदर OH समूह होता है। तो प्रोपेनॉल के फार्मूला की बात करेंगे, प्रोपेनॉल CH3 और CH2 और CH2 और OH, ये प्रोपेनॉल है। क्या ये प्रोपेनॉल? कितने कार्बन हो गए देखो, इसके अंदर कार्बन हो गए 3। H कितने हो गए? H 3, 2 5 और 2 7, CH, और यहाँ पे क्या है, OH है। तो प्रोपेनॉल की बात करेंगे, कार्बन कितने हैं, 3 है, और साथ में कितना OH है, तो कार्बन 3, यहाँ भी कार्बन 3, यहाँ भी कार्बन 3, सब सही है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 7 है। तो प्रोपेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा, C3H7OH हो जाएगा। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन का सामान्य सूत्र देखो, मैं तो बताऊं, जब CnH2n और अगर प्लस का 2 होता है उसको बोलते हैं एल्किन। क्या बोलते हैं इसको? एल्किन। और CnH2n होगा तो उससे बोलते हैं हम एल्कीन। क्या बोलते हैं देखो, उसको बोलते हैं हम एल्कीन। और जब CnH2n माइनस का 2 होगा तो उसको बोलेंगे एल्काइन। उसको क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। तो एल्कीन का सूत्र क्या होगा? एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n। क्या होगा? CnH2n। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो बात करेंगे। देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एल्काइन का सेल्ड का सामान्य सूत्र क्या होता है? और यही मैंने बताया था, एल्काइन सेल्ड का सामान्य सूत्र CnH2n माइनस का 2 होता है। तो एल्काइन सेल्ड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n माइनस का 2 होता है। एसिडिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिडिक अम्ल की फार्मूले की बात करेंगे तो एसिडिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, दो के लिए लाएंगे हम एथ, सिंगल बॉन्ड तो लाएंगे एन, एथेन। और नंबर 1 पे क्या है? ओइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार आपसे पूछेगा फार्मिक अम्ल का फार्मूला SCHO। फार्मिक अम्ल का फार्मूला SCHO। ठीक है, सही से लिखते देखो, HCHO, ये हमारे पास फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड इसका नाम लिखते हैं, देखो इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? हम बोलेंगे कार्बन एक है तो इसका नाम होता है मैथेनॉल, मैथेनल। इसी प्रकार CH3OH, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, सॉरी मैथिल एल्कोहल, इसका नाम होता है मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल के IUPAC के नाम बात करेंगे तो इसका कार्बन एक है, कार्बन एक, उससे बोलेंगे हम मैथेनॉल। सही है, इससे बोलेंगे मैथेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार ये तीनों IUPAC नाम आते हैं बोर्ड में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, नमा आ गया। अस्थानांतरित तो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिसके कार्बन कार्बन बीच में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखो यहाँ जाकर आप खुद ही ओपन कर लो, अभी मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ाया है मैंने आपको। डबल बार ये क्वेश्चन टाइपिंग हो गया तो मैंने अभी पढ़ाया। देखो आपको निम्नलिखित में से साबुन है, निम्नलिखित में साबुन है। तो साबुन की जो बात करेंगे बच्चा, साबुन जो बनाया गया था, देखो अब यहाँ पे बात बता रहा हूँ, साबुन की बात करेंगे। तो जब ग्लिसरीन की अभिक्रिया, जब ग्लिसरीन की अभिक्रिया CH2, हाँ ऐसा मानो COO C17, CH2 और COO C17H35, और यहाँ भी CH और COO C17H35, और यहाँ पे बोलेंगे CH2 और COO C17H35। ये है बसा, उच्च बसा अम्ल का फार्मूला। बसा एस्टर है, ये उच्च बरसीय एस्टर है। जब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? कास्टिक क्षार से कराएंगे। किससे कराएंगे? कास्टिक क्षार से। 300 गुणा मार दें तो यहाँ बनेगा ग्लिसरॉल CH2OH। सही है, यहाँ बनेगा CHOH, और साथ में यहाँ बनेगा CH2 और OH, साथ में बनेगा C17H35 COONA। ठीक है, 3 Na है तो हम 300 गुणा यहाँ मार देंगे। तो ये है, देखो ये है कास्टिक सोडा, ये क्या है? कास्टिक सोडा। ये क्या है? कास्टिक सोडा। और जबकि ये क्या है? ये है हमारे पास ग्लिसरॉल। ये क्या मेरे दोस्त? ये है ग्लिसरॉल। और जबकि यहाँ पर क्या है? ये है हमारे पास साबुन। ये क्या है? साबुन है। तो साबुन का फार्मूला क्या होता है? देखो साबुन का फार्मूला, साबुन का फार्मूला होता है C17H35 COONA। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रखा है, देखो संगलन अभिक्रिया कहलाती है। संगलन अभिक्रिया जिसमें अस्थानांतरित हाइड्रोकार्बन द्वारा, संगलन अभिक्रिया जिसमें अस्थानांतरित हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर मैंने ये अस्थानांतरित हाइड्रोकार्बन मान लिया, इसमें कार्बन कार्बन बीच में मैंने डबल बॉन्ड मान लिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन से करा दूं, ये बनेगा CH, एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और एक H आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, और एक H यहाँ पर। तो संगलन अभिक्रिया
जब दो या दो से अधिक अभिकार जोड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, संगलन अभिक्रिया बोलेंगे। तो संगलन अभिक्रिया होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा। एसिडिक अभिक्रिया कहलाएगी। देखो एसिडिक अभिक्रिया जो है होती है हमारे पास, यहाँ पे मिस्टेक है तो हल्की सी, देखो एसिडिक अभिक्रिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए था CH3 CH3 COO C2H5 ये अभिक्रिया अगर मैं NOS से कर देंगे, किससे कर देंगे, NOS से कर देंगे, ठीक है। ये एक काम करते हैं इसको, चलो एसिडिक अभिक्रिया तो है यही है, चलो साथ में क्या बनेगा, देखो सात मन का आ जाएगा CH3 COO Na और साथ में बनेगा C2H5OH। तो एसिडिक अभिक्रिया या उदासीन अभिक्रिया, संगलन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, तो हम बोलेंगे यह अभिक्रिया जो है ये एसिडिक अभिक्रिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर एसिडिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन प्लस होते हैं, तो एसिडिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3 COOH। इसको अगर हम अलग करेंगे तो बनेगा CH3 COO नेगेटिव और है बनेगा H पॉजिटिव। तो कितने हाइड्रोजन H पॉजिटिव होते हैं, H पॉजिटिव होता है तो हम बोलेंगे एक होता है। तेल और बसाव में साबुन बनने में प्रयुक्त पदार्थ होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साबुन बनाने में जो उपयोग होता है वो होता है कास्टिक सोडे का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगले क्वेश्चन पूछते हैं, देखो साबुन किस प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार, लवण या एस्टर। तो साबुन होते हैं एस्टर। जब एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया होती है, जब एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल C2H5 और अम्ल की बात करेंगे तो CH3 COOH। ये एथिल एल्कोहल है, ये एसिटिक अम्ल है, इसके बीच अभिक्रिया होगी, ये बनेगा देखो CH3 COO C2H5 साथ में बनेगा HOH। क्या बनेगा, HOH, यानी कि H है OH है। तो बीच में क्या बन का, ये बन का आया है एस्टर। क्या बन का आया है, एस्टर। और एस्टर के बीच के अंदर कितने मोड होते हैं, देखो ऐसे ही एस्टर का फार्मूला है। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हम बोलेंगे यह अभिक्रिया कहलाएगी एसिडिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखो क्योंकि क्वेश्चन पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।